हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आज पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर दिए थे। अब हम लोग पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको देखेंगे कक्षा 10वीं में। कैसे हम लोग इस यहाँ से सवाल आते हैं, इसका परीक्षा में कितने अंक वेटेज रहने वाला है, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग आराम से जो भी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का ना देखो, जाकर चैनल में देख लें। और उसके बाद हम लोग ये पार्ट 3 यहाँ से कितने अंक पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में तो 5 अंक था, फिक्स था, जो कि 4 नंबर में शून्य को का योगफल और जांच था। वो हम लोगों ने एक एक सवाल प्रश्नावली का हल कर लिया था। तो अब हम लोग पार्ट 3 को देख रहे हैं और पार्ट 1 और 2 के क्वेश्चन को हम लोग उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर को आराम से कुछ दिन के बाद आराम से देख लेंगे। तब तक हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और इसके भी एक एक एग्जाम्पल और इसकी प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में कैसे लगाना है कैसे नहीं उसको समझते हैं। आज हम इस पार्ट 3 का बेसिक देखेंगे। बेसिक में कैसे कैसे जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 का नाम पहले क्या है। नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इन सब का मतलब क्या होता है। पहले देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चर का क्या मतलब होता है। आप जानते रहिए, हर एक जो भी टॉपिक आया है उसको हम लोग जानेंगे। आज ये बेसिक है, बेसिक में समझेंगे चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक है, पहले हम लोग पार्ट का नाम जान जाते हैं। दो एक संख्या है, पार्ट 3 है। दो चर 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 क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। चर जो स्थिति के अनुसार बदल जाए, जिसमें क्या आते हैं एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। जो स्थिति के अनुसार बदल जाए वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है, चर। रैखिक क्या होता है, रैखिक क्या होता है, जिसकी जिस चर की जिस चर की उच्चतम घात कितनी घात, उच्चतम घात 1 हो, जिस चर की उच्चतम घात 1 हो वह क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक। और इसमें रैखिक में आपको इसका ग्राफ, रैखिक में ग्राफ कैसा मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। कितना मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, इसीलिए इसे रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। अब बात आती है समीकरण। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 2 में बहुपद पढ़ा था। वहां पे हम लोग देख रहे थे, जब हमें समीकरण में आप लोग जानते हैं बहुपद में बराबर चिन्ह नहीं लगता है। बहुपद में कभी भी आप जैसे ax प्लस बी हो गया, इसमें बराबर चिन्ह नहीं लगेगा। बराबर का चिन्ह तभी लगेगा जब आप शून्य ज्ञात करेंगे। यदि बराबर का चिन्ह लग गया तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या है, द्विघात, यह क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है यार, द्विघात बहुपद। लेकिन अगर हम लोग बात करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। आप लोग जानते रहिएगा, बहुपद और समीकरण में बस इतना ही फर्क है कि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। अब बराबर के बाद चाहे जो वैल्यू लिखी जाए, बस जानते रहिएगा। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आए समीकरण और बहुपद क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समीकरण को लिख सकते हैं कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। समय बराबर का चिन्ह, इसमें बराबर का चिन्ह होता है। अब बराबर के बाद कोई संख्या भी हो सकती है, बराबर बाद कोई पद भी हो सकता है। चलिए, अब युग्म। युग्म मतलब क्या बात होगा, जोड़ा। क्या बात होगा, जोड़ा। जैसे पेयर, इसे हम लोग पेयर के रूप में भी जानते हैं। पेयर, यह हमेशा दो लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे। ये पार्ट का मतलब रहा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसको हम लोग एक अच्छे से बात करते हैं। कितने जोड़े रहेंगे, दो जोड़े रहेंगे। कितने जोड़े रहेंगे, दो जोड़े रहेंगे।
कौन से किसके दो जोड़े रहेंगे? रैखिक समीकरण के दो जोड़े रहेंगे। रैखिक समीकरण के कितने जोड़े रहेंगे? दो जोड़े रहेंगे। और दोनों जोड़ों में कितने चर रहने वाले हैं? दो चर। कितने चर रहने वाले हैं? दो चर। इस प्रकार से आपका पाठ का नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक बार फिर से समझिए, आपको समीकरण रैखिक समीकरण कितना मिलने वाला है? रैखिक समीकरण कितने रहने वाले हैं? दो। युग्म मतलब जोड़ा। दो रैखिक समीकरण रहने वाले हैं और दोनों रैखिक समीकरण कितने चर वाले रहने वाले हैं? तो यहाँ से आपका दो चर वाले, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण रहने वाले हैं, ये आप जानते रहिएगा। अब दो चर में एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से इससे आगे हम लोग समझते हैं, आप उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। यदि मान लीजिए आपको एक सवाल आ गया x प्लस वाई बराबर 5 और एक सवाल आ गया x माइनस वाई बराबर 3। अब आप यहाँ से आराम से समझिएगा कि x प्लस वाई कितने चर हैं? दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। दो चर हैं, बराबर चिन्ह लग गया। जब बराबर चिन्ह गया तो दो चर हो गया। ये क्या हो गया? दो चर हो गया। बराबर क्या हो गया? समीकरण हो गया। बराबर क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब ये तो एक है, यह तो एक है, इसी प्रकार एक और होगा। अब वहां पे अचर पद का मान कुछ दूसरा हो सकता है, y का गुणांक x का गुणांक कुछ दूसरा हो सकता है। तो इसी प्रकार यह भी एक क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो कितने समीकरण आपको प्राप्त हो गए? दो समीकरण प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण कितने चर वाले हैं? दो चर वाले हैं। दो चर वाले हैं। और यह क्या है? दो चर वाले रैखिक हैं। रैखिक कैसे हैं? इसकी भी चर की घात एक है, इसकी भी चर की घात एक है, इसमें भी चर की घात एक, इसमें भी चर की उच्चतम घात एक है। तो रैखिक हो गए, दो चर वाले रैखिक। समीकरण कैसे हुए? समीकरण कैसे हुए? बराबर का चिन्ह जो लगा है इससे क्या हो गए? समीकरण हो गए। युग्म कैसे हुए? और ये एक है और ये एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। दो चर वाले यानी दो चर हैं, एक्स वाई दो चर हैं। रैखिक मतलब दोनों चरों की उच्चतम घात कितनी है? एक है। समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह दोनों में लगा है। युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, एक है और एक है, दो। तो इस प्रकार से हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको इसी प्रकार से बात करनी है। तो चलिए, हम लोगों ने पाठ के नाम के मतलब से, आपको जानते रहिए पाठ के नाम से मतलब ही है पूरा कि कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, क्या आएंगे, और यहीं से पूरा आपको मिलेगा। तो हम लोग अब अगला देखेंगे। अब यहाँ से आगे से ये तो हम लोगों ने पाठ के नाम से मतलब समझ लिया। अब हम लोग देखने वाले हम लोगों को मिलेगा क्या। हम लोग आराम से अब इस पाठ के एकदम पहले बेसिक से अच्छे से जान लिए हैं पाठ का मतलब क्या होता है। अब आप भी जान गए हैं, तो आप पहले बताएंगे एक चर वाला, सॉरी, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब पहले नाम आप पढ़िए और उसके बाद काम करिए। आप पहले पढ़िए, कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। मान लीजिए एक्स और एक वाई, दो चर। मान लीजिए आप प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, हो गया। अब -3 लिखिए बराबर 0। यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। या आप कामा देकर यह एक हो गया। अब इसी प्रकार एक और लिखिए, इसी प्रकार एक और लिखिए, इसी प्रकार एक और आप लिख सकते हैं कुछ भी, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। यह भी कितने चर वाला है? दो चर वाला है। रैखिक समीकरण है, समीकरण एक, समीकरण दो, इस प्रकार दो हो गए। तो यह हो गया दो चर रैखिक समीकरण युग्म। समझिए आप। अब अगला हम लोग देखेंगे कि कैसे दो चर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक, या व्यापक को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक रूप। ये आप आराम से समझिए हम लोग यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं। आप आराम से देखते रहिएगा, आप आराम से डिराइव करेंगे। ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0। यह तो एक समीकरण हो गया। अगर इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम दूसरा लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। दोनों तो सेम हो गए। अब इनमें थोड़ा डिफरेंस दिखना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे? हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो यह दो चर वाला है, दो चर वाले हैं। x और y क्या है? दो चर हैं। रैखिक यानी घात एक है। ए और बी क्या है? यहाँ पर जहाँ ए बी सी, जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या यानी अचर पद। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या यानी अचर पद। इसमें भी जहाँ ए बी सी क्या है? जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या यानी अचर पद। ये आप समझते रहिएगा, वास्तविक संख्या है। पुस्तक में आप अचर पद लिख सकते हैं। और एक्स वाई जेड क्या है? चर हैं। तो यह समीकरण एक है, इसमें चर की घात एक है, इसमें भी चर की घात एक, सी अचर पद हो गया। यह भी समीकरण दो है, एक्स की घात एक है, वाई घात एक है, सी अचर पद हो गया। बराबर लगा है, समीकरण हो गया। बराबर बात कुछ भी अंक हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। 9 हो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। ये समझिए व्यापक रूप है। अब समीकरण जब ये एक है तो हम लोगों ने सब में 1 लगाना है। a1x b1 c1। अब ये समीकरण दो है तो a2x b2y और c2। इस प्रकार अब हमको दो समीकरण युग्म यानी दो चर वाले x और y चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा प्राप्त हो गया। और उसका हमने व्यापक रूप बहुत ही ढंग से लिख दिया हूँ। आपको समझ में आया? इसको पढ़ेंगे a1x। अब यहाँ पे जहाँ a1 b1 c1 वास्तविक संख्या, a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। ये आप समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कोई भी मानक रूप व्यापक रूप पूछ लेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। आपको बस ax प्लस by प्लस सी याद रहना चाहिए। उसको दो बार लिखकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आराम से आपका हो जाएगा। तो हम लोग अब इसमें आराम से यहाँ से समझते हैं रेखाओं के बीच में संबंध। इससे कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, इससे कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी। तो अब ये तो व्यापक रूप हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा। पहले समीकरण से आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे एक सरल रेखा प्राप्त होगी? क्योंकि भाई दो चर वाला है और रैखिक है। रैखिक समीकरण कहता है कि हम हर एक समीकरण से आपको एक सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण से भी तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। प्रत्येक समीकरण से कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होगी? एक सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। यदि आपको कभी भी कोई भी सवाल दे दिया गया कि एक समीकरण से कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, यदि उनकी घात एक हो तो एक समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगी, लेकिन उस एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। जैसे समझिए हम लोगों ने ऐसे मैं बनाया हूँ, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये 0। यदि मान लीजिए एक ऐसी रेखा गई तो ये रेखा गई है तो इसका एक समीकरण, ये किसी समीकरण की रेखा है, किसी समीकरण की ये रेखा होगी, समझिए। और यह एक समीकरण की रेखा है, लेकिन इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो एक सरल रेखा एक समीकरण से प्राप्त होती है, एक रैखिक समीकरण से प्राप्त होती है जिस पर अनंत बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार हमें दो रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो दो रेखाओं के बीच में हम लोगों को अब संबंध पढ़ना है। इन दोनों रेखाओं के बीच में किस प्रकार से संबंध होने वाले हैं, क्या क्या नहीं होने वाले हैं, हम लोग आराम से एक ही वीडियो में आराम से यहीं पर इसी वीडियो में आराम से देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं दो रेखाओं में कितने संबंध हो सकते हैं। ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि दो रेखाओं में कितने संबंध हो सकते हैं। तो भाई दो रेखाओं में मात्र आपको 3 संबंध हो सकते हैं। कितने संबंध हो सकते हैं? 3 संबंध। 3 से ना ज्यादा होगा ना कम होगा। 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम आपको कितने संबंध मिलने को देखेंगे? 3 संबंध।
तीन संबंध में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। यदि मान लीजिए आपके पास दो मित्र हैं, आप है और आपका मित्र है, उनमें तीन मतलब समझिए आप किसी से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, किसी से बहुत ज़्यादा लगा होगा, किसी से और ज़्यादा लगा होगा और किसी से थोड़ा सा भी लगाव नहीं होगा। तो किसी से अगर थोड़ा सा लगाव है उसे हम ना के बराबर कहेंगे, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव है उसे हम दूसरा कहेंगे, किसी से थोड़ा सा भी हम उसे जानते भी नहीं हैं तो उसे लगाव ही नहीं होगा। तो तीन प्रकार के आपको यहाँ पे केस बनने वाले हैं और तीनों केस को हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो पहली रेखा की बात करते हैं हम लोग। पहली रेखा की बात होगी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बात होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी की हम लोग बात करेंगे वो होगी समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। तीसरी हम लोग बात करेंगे संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। आप लोग आराम से समझते रहिए। यहाँ पे हम लोग संबंध बता रहे हैं, दो समीकरण युग्म में संबंध कितने संबंध हो सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मात्र तीन संबंध हो सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। ये तीन आपको संबंध देखने को मिलेंगे भाई। अब इन्हीं तीनों संबंध को हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से एमसीक्यूज फिक्स है, एक नंबर का आता है। यहाँ से बहुविकल्पी में आपको जरूर से जरूर एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है क्या नहीं होती, आप लोग भी जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। ऐसी रेखाएं दो जो एक दूसरे को काटें। अब यही बात चलेगी कि दो एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं, एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को, आपको कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट सकती हैं या प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही जगह प्रतिच्छेद ना करें, या तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या तो ये दो रेखाएं आपस में प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए क्या समझते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं आपस में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें? केवल और केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ये आप समझिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जो प्रतिच्छेद करें। इसमें दो रेखाओं में एक केस होगा कि दो रेखाएं आपस में कितने जगह प्रतिच्छेद करेंगी? मात्र एक जगह। समझ लीजिए, आपको हम फिगर में बनाने के लिए बता रहे हैं। यह एक समीकरण की रेखा होगी, यह एक समीकरण की रेखा होगी। बताइए यह रेखा आपस में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यह मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब ध्यान दीजिए, यह बिंदु क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का अर्थ है केवल और केवल एक हल। केवल और केवल कितने हल होंगे? एक हल होंगे। यदि एक हल होंगे तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और यह बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु आया है, इस रेखा का भी बिंदु है और इस रेखा का भी बिंदु है। तो यह बिंदु क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु। यह बिंदु क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। यह बिंदु कौन बिंदु है? दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदी रेखा में कितने उभयनिष्ठ बिंदु? एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो केवल और केवल कौन सा हल होगा? एक हल होगा। अद्वितीय कहने का अर्थ है अद्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा, मतलब दूसरा न हो, मतलब न हो, यानी इसका एक के अलावा कोई दूसरा हल ना हो। तो इस प्रकार से आपको यह
प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको देखने को मिलेगा। कभी पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए आपको इस समीकरण में क्या केस, क्या कंडीशन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम लिखने वाले हैं A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2। यदि आपको इस प्रकार से देखने को मिल गया तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझिए A1 बटा A2 यानी चर समीकरण 1 में चर यक्स का गुणांक, समीकरण 2 में चर यक्स के गुणांक का अनुपात बराबर ना हो, चर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो। समझिए फिर से, A1 क्या है, चर x का गुणांक है। A2 क्या है, चर x का दूसरे समीकरण चर x का गुणांक है। B1 कौन है, चर y पहले समीकरण में y का गुणांक है। B2 कौन है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, यह आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। आपको बस ऐसे ही यहाँ पे आप थियरी समझ लीजिए बेसिक में, हम लोग इसके कल के लिए आराम से सवाल लेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब समांतर रेखा देखते हैं। समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है जो आपस में कभी न मिले, जो आपस में कभी न मिले, वह क्या होती हैं, समांतर रेखा। यानी यह कितने जगह टच करेंगी, यह कितनी जगह टच करेंगी, यह समांतर रेखाएं कितनी जगह स्पर्श करेंगी, यह एक भी स्थान पर टच नहीं करेंगे। भाई जब कोई कहीं मिलेगा ही नहीं तो कितनी बार टच करेगा, एक भी स्थान पर टच नहीं करेंगे। जैसे हम आपको एक फिगर बना रहे हैं, ये एक रेखा हो गई और यह एक रेखा हो गई। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, या एक समीकरण हो गया या एक दूसरे समीकरण हो गया। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे। यह एक भी स्थान पर टच नहीं करेंगी तो इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। कौन सा हल होगा, समांतर रेखाओं में कौन सा हल होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाओं में आप लोग क्या जानेंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोग समीकरण में कैसे तुलना करेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ना हो। यहाँ पे आप समझिए इज नॉट इक्वल, यानी यह दोनों समीकरणों में यक्स के अनुपात, दोनों समीकरण में y का अनुपात तो बराबर हो लेकिन अचर पद बराबर ना हो। यदि ऐसा केस मिल गया तो कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा में कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है। अगला हम लोग देखेंगे संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होगी, जो आपस में प्रत्येक बिंदु पर टच करे, आपस में प्रत्येक बिंदु पर टच करे, प्रत्येक बिंदु पर टच करे, जो आपस में प्रत्येक बिंदु पर टच करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पर कितने, अनंत। तो इसमें यह कितने जगह टच करेगी, अनंत स्थान पर प्रतिच्छेद करेगी या टच करेगी, अनंत स्थान पर टच करेगी। जब अनंत स्थान पर टच करेगी, जब अनंत स्थान पर यह स्पर्श करेगी या टच करेगी तो इसका आप लोग आराम से समझिए चित्र। एक रेखा हो गई, यह एक रेखा होगी। अब इसके ऊपर हम लोग एक रेखा और बना दे रहे हैं, जितने उसके बिंदु हैं उसके इतने ही बिंदु होंगे। तो इसी प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रही हैं, अनंत। तो इस प्रकार से इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु आएंगे, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपको परीक्षा में जरूर यहाँ से आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, बात आप समझते रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग अगला समझेंगे अनंत हल। इसके लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए समीकरण क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी दोनों समीकरणों में यक्स का अनुपात, दोनों समीकरणों में y का अनुपात
और दोनों समीकरणों में अचर पद का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। और एक बात और यहाँ से छूट रहा है, संगत हल या असंगत हल। हल जानते रहिए आप, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, वो तो संगत हल है। तो यह कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। इसका कौन सा हल होगा, संगत हल। कौन सा हल होगा, संगत हल। क्यों, क्योंकि हमने बताया हल होने के लिए, संगत हल होने के लिए आपको एक हल हो चाहे अनंत हल हो, आप क्या होंगे, संगत हल होंगे। यह क्या होगा, असंगत हल होगा। यह कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। इसका भी एक हल है, तो यह भी कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। यह बहुकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे कि संगत हल, असंगत हल, संगत हल। संगत हल यानी आपको संगत के असर चाहे एक दोस्त रहिए चाहे 1000 दोस्त रहे, संगत का असर तो जरूर पड़ेगा, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, संगत हल जरूर होगा। असंगत हल कब नहीं होगा, जब आप उसे कभी जानते नहीं रहेंगे, उसका आपसे क्या कोई भी संबंध ही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, असंगत हल। ये दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है। तो इस प्रकार से आपको आज का ये बेसिक रहा। अब हम लोग अगले वीडियो में आराम से इस पर आधारित जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आपकी प्रश्नावली में दी गई सवालें हैं उदाहरण के माध्यम से, हम लोग उसको इस पर आधारित सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।